जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट 2। ठीक है, तो परमाणु नाभिक की खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 और उनके शिष्य गीगर एम मार्सडेन ने परमाणु में उपस्थित दो मूल कणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। ठीक है, उसने स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी यानी कि 0.0004 सेमी मोटी, ठीक है, जो एक धातु की पतली पन्नी थी, ठीक है, धातु की वो कितनी मोटी थी, तो 0.0004 सेमी, ठीक है, लेकर रेडियम से प्राप्त अल्फा किरण पुंज की स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर बौछार किया। ठीक है, और अल्फा कण की पुंज क्या, जो अल्फा किरण पुंज थी जो कि एक सीधी रेखा में चलता है, पन्नी से टकराकर उसके लगे जेडेनएस यानी जिंक सल्फाइड के पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न करता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका तो स्क्रीन हो गया, ये गोल्ड को जो गोल्ड फॉयल था वो ये हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें थी, ये देख सकते हैं यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और ये आपका हो गया लीक ब्लॉक। ठीक है, और ये हो गया आपका जो ब्लैक वाला है, ये हो गया आपका रेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका स्वर्ण पन्नी द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन एवं बिखराव हो जाने के कारण ही जेडेन जिंक सल्फाइड के प्रतिदीप्तिल पर्दे पर कई स्थानों पर चमक उत्पन्न होता है। और वैज्ञानिकों द्वारा उत्पन्न चमक का अध्ययन किया गया तथा निम्न निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं वैज्ञानिक लोग, तो पहला निष्कर्ष है आपका, अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली पन्नी को पार करके अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या, जो अल्फा कण धातु की पतली पन्नी को पार करके अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, इससे पता चलता है कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो आपका खोखला होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अधिकांश भाग निकल जा रहा है, कुछ भाग ये अपने मार्ग में वापस चला आता है, यहाँ से मार्ग में वापस चला है, कुछ मतलब कोई सीधा चला गया, कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइड में हट गया। ठीक है, तो दूसरा इसमें निष्कर्ष क्या निकला, कुछ अल्फा कण अपने मूल पद से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में, ठीक है, धनावेशित भाग है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा निष्कर्ष निकलता है, कुछ यानी कि बहुत कम ही अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु के बीच में उपस्थित धनावेशित भाग बहुत सघन है, वह दृढ़ है। ठीक है, और अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का कुल धन आवेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में स्थित है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में स्थित वह धनावेशित अति सूक्ष्म स्थान जिसे परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान का केंद्रित रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कुछ सीधी रेखा में चली गई किरणें, कुछ अपने ही मार्ग में वापस चली आई। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मुड़ गई, कुछ ज़्यादा मुड़ गई। ठीक है, और कुछ सीधी ही निकल गई, यहाँ पे सीधी ही निकल गई, कुछ ये अपने मार्ग में वापस चली आई, ये वाली कुछ इधर चली गई। ठीक है, और जो केंद्र में ये देख सकते हैं धनावेशित भाग है, यही आपका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन है, नाभिक है। ठीक है, यही आपका नाभिक है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आपका रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला क्या निकाला, धनावेशित नाभिक, तथा बी है क्या, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 सेमी से 10⁻12 सेमी तक होती है। ठीक है, जो परमाणु नाभिक की त्रिज्या उसने अनुमान लगाया 10⁻13 से 10⁻12 सेमी तक होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻8 सेमी होती है। ठीक है, परमाणु की तुलना में उसका
नाभिक, जो नाभिक है वो बहुत सघन होता है और कठोर होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। जो परमाणु का नाभिक है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि नाभिक के बाहर स्थित विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, स्थित विभिन्न कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। जो त्रिविमीय कक्षाएं होती है उसमें वो गतिशील रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक का धनावेश, जो नाभिक का धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, जबकि नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कण न्यूक्लियस के घटक हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के जो ये कण है ये घटक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। आगे आपका कह रहा है प्रारंभिक परमाणु मॉडल। प्रारंभिक परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कभी कभी यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार, किसके अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो आपका परमाणु अविनाशी है, अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु अविभाज्य तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। चौथा पॉइंट है, किसी पदार्थ के सभी परमाणु का आकार तथा गुणों में समान होते हैं। पांचवा है, किसी भी यौगिक में परमाणु सरल गुणित अनुपात में होता है। डाल्टन जो थे, डाल्टन परमाणु मॉडल के दोष उनके क्या क्या था। डाल्टन जब वो अपना नियम दे रहे थे उसमें कुछ कमियां रह गई, ठीक है। पहला, विभिन्न तत्वों में परमाणुओं का परस्पर संयोग करना। दूसरा, समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होना, ठीक है। और तीसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार भिन्न भिन्न होना। और चौथा, तत्वों के परमाणु परस्पर किन बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। और पांचवा, परमाणुओं का स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहना, ठीक है। डाल्टन के परमाणु मॉडल के यही दोष थे जो 5 हैं, ठीक है। अब आता है प्रारंभिक परमाणु मॉडल। क्या, प्रारंभिक परमाणु मॉडल। प्रारंभिक परमाणु मॉडल में आता है पहला आपका क्या, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन कौन था, थॉम्सन का परमाणु मॉडल कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक है। सन 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जिसमें धन तथा ऋण आवेशित कण होते हैं। परमाणु में धन आवेशित भाग तरबूजे के लाल भाग की तरह होता है, ठीक है। यही जो भाग है तरबूजा के जैसा ये तरबूजा बना है, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ऋण हो जाएगा। ये आपका जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपका धन भाग हो जाएगा, ठीक है। ये धंसे रहते हैं, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसे तरबूजा मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है थॉम्सन के परमाणु मॉडल के दोस्त। थॉम्सन के जो थे जे थॉम्सन, उसके परमाणु मॉडल जब दे रहे थे उसमें कुछ कमियां रह गई। तो पहला है आपका थॉम्सन का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। और दूसरा, यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों की व्याख्या करने में भी क्या रहा, असफल रहा। अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रयुक्त किया, क्या प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, किसके अनुसार, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार पहला होता है परमाणु गोलाकार सूक्ष्म में विद्युत उदासीन भाग होता है। दूसरा, परमाणु 2 भागों से मिलकर बनता है। पहला परमाणु नाभिक जिसमें समस्त धनावेश होता है, और दूसरा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और तीसरा है आपका परमाणु में क्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में तेजी से विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब आगे आता है चौथा पॉइंट आपका क्या, वो होता है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। और पांचवा है आपका धनावेशित नाभिक। क्या, धनावेशित नाभिक
ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण होता है, जो परिक्रमा करते उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। ठीक है, अब आगे आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड जब दे रहे थे अपना परमाणु मॉडल, उनमें भी कुछ कमियां रह गई। ठीक है, पहला, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण निरंतर गतिमान अवस्था में रहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण उस कण की ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जाए रहेगी। जो उसकी ऊर्जा है वो लगातार कम होती रहेगी, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी। जैसे 1.6 में चित्र के में देख सकते हैं, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर क्या होता है, गिर कर अपना अस्तित्व खो देता है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ने अपना अस्तित्व बाहर खो दे रहा है, यहाँ पे गिर जा रहा है। ठीक है, जिसका अर्थ परमाणु विनाश है। क्या? जिसका अर्थ परमाणु का विनाश होगा, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु का विनाश नहीं हो सकता, यह एक अस्थायी निकाय है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु निकाय के अस्तित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा पॉइंट आपका, वो कह रहा है यदि नाभिक के चक्कर लगाता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, उसके अनुसार स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती है। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम करने की व्याख्या में भी असफल रहा। ठीक है, और चौथा है आपका क्या, वो है आपका यह परमाणु मॉडल के इलेक्ट्रॉन की संरचना, उनकी कक्षाओं, वेग, ऊर्जा की व्याख्या करने में भी असफल रहा। ठीक है।